बॉलीवुड में सब एक्टर्स सम्मान मांगते हैं। राजकुमार सम्मान की उम्मीद करते थे और अगर आप उनके स्तर के नहीं हैं तो वो आपको सबके सामने बेनकाब कर देते थे। आज हम इसी शख्सियत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि राजकुमार का वो जो मशहूर रवैया था वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, वो एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है उस पर्दे के पीछे झांकना, ये समझना कि क्या ये सिर्फ अहंकार था या बॉलीवुड में अपने उसूलों पर टिके रहने का एक तरीका। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, राजकुमार का एटीट्यूड कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मेथड था। हाँ, उनका एक गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि ये इंडस्ट्री टैलेंट को नहीं, चमचागिरी को इनाम देती है, और इसी एक सोच ने उनके हर एक्शन को मतलब एक आकार दिया। और वो एक्शन क्या थे? जानबूझकर सेट पर देर से आना, स्क्रिप्ट पर सवाल उठाना, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स को लेक्चर देना। हम्म, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद किसी पर हावी होना नहीं था। इसका असली मकसद था औकात परखना। औकात परखना। हाँ, जो उनके इस इम्तिहान में टिक गया उसे उनका पूरा सम्मान मिलता था। ये एक तरह का फिल्टर था। अब आते हैं उनके मशहूर अपमानों पर। ये कभी भी यूं ही नहीं होते थे। नहीं, बहुत नपे तोले और एकदम लक्षित होते थे। एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक डायरेक्टर ने कहा, सीन ऐसे शूट कर लेते हैं। हाँ, इस पर राजकुमार का जवाब था, जानी, पहले तुम ये तय कर लो कि तुम डायरेक्टर हो या ट्रैफिक पुलिस वाले। सोचिए जरा। उस एक लाइन का असर सोचिए। पूरा क्रू शांत, डायरेक्टर शर्मिंदा, और राजकुमार पर कोई फर्क नहीं इंडस्ट्री को एक सीधा संदेश गया कि इस आदमी को सार्वजनिक अपमान से डर नहीं लगता। ये कहानी तो बहुत लोग एक मजाक की तरह सुनाते हैं, वो चमेली के तेल वाली, लेकिन इसके पीछे भी एक गहरी साइकोलॉजी थी। बिल्कुल। राजकुमार का मानना था कि सेट पर मुझे डिस्टर्ब करने का हक किसी को नहीं है। ये उनके काम करने के तरीके का एक अटूट हिस्सा था। तो हुआ ये कि एक डायरेक्टर थे जो चमेली का तेल लगाते थे। राजकुमार ने मीटिंग में ही साफ कह दिया, जानी, या तो तेल छोड़ो या मुझे। और प्रोड्यूसर ने इसे हंसी मजाक में ले लिया, सोचा कि ये तो बस स्टार का नखरा है। और नतीजा? राजकुमार ने फिल्म छोड़ दी। बात पैसों या ईगो की नहीं थी, बात संदेश देने की थी, और संदेश पहुंच गया। अब आते हैं उस दौर पर जब अमिताभ बच्चन एक उभरता हुआ साम्राज्य थे और राजकुमार एक पुराना शेर। और जब दोनों एक सेट पर होते थे तो तनाव वो साफ महसूस होता था। अंदर के लोग बताते हैं कि राजकुमार ने कभी भी अपने खड़े होने की जगह, मतलब ब्लॉकिंग, वो कभी नहीं बदली, कभी अपनी आवाज धीमी नहीं की। उन्होंने कभी भी किसी पदानुक्रम को स्वीकार नहीं किया। और वो एक यादगार पल जब राजकुमार ने अमिताभ से कहा, जानी, तुम स्टार हो पर अभी आदमी बनने में वक्त है। वाह। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, लेकिन उस एक पल में कमरे का पावर बैलेंस बदल गया। ये मनोवैज्ञानिक दबदबे का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो राजकुमार का सबसे बड़ा अपराध क्या था? प्रोड्यूसर्स उनसे इतनी नफरत क्यों करते थे? उनका अप्रत्याशित होना, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रोड्यूसर्स को क्या चाहिए? एक आज्ञाकारी एक्टर, लचीलापन और नुकसान को संभालने की क्षमता। और राजकुमार ने क्या दिया? कड़वी ईमानदारी, काम में देरी और जीरो माफी। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। तो इसका नतीजा साफ था। धीरे धीरे ऑफर कम हो गए, बड़े बैनर दूर हो गए, लेकिन राजकुमार ने खुद को कभी नहीं बदला। अंत में राजकुमार जीते तो, पर क्या वो अकेले हो गए? इंडस्ट्री की यही तो खासियत है, वो आगे बढ़ जाती है। नए सितारे आए, नए अहंकार आए। राजकुमार एक किंवदंती तो बन गए, पर उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे जिससे वो लड़ते थे। ये एक तरह की जीत थी जिसमें हार भी शामिल थी। तो आखिर में एक बहुत ही दमदार बात सामने आती है। राजकुमार शक्तिशाली इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने सबको नीचा दिखाया। वो शक्तिशाली इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कभी खुद को छोटा नहीं होने दिया। और बॉलीवुड ये बात कभी माफ नहीं करता। ये चर्चा एक जरूरी सवाल खड़ा करती है, क्या किसी भी इंडस्ट्री में अपने उसूलों पर इस हद तक अड़े रहना सही है जहां आप सिस्टम से ही बाहर हो जाएं? या फिर क्या सिस्टम में रहकर उसे बदलने की कोशिश ज्यादा कारगर होती है? इस पर सोचना जरूरी है।